नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में फंसी केसीआर की बेटी के कविता का ईडी से सामना। ईडी के तीखे सवालों में फंसी कविता। पूछताछ को लेकर हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक 42 समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जमीन के बदले नौकरी का खेल, ईडी सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा समन। तेजस्वी ने बनाया बहाना, आज सीबीआई के सामने नहीं पेश हुए तेजस्वी। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं और बीजेपी नेताओं के अपमान पर राजस्थान में जमकर बवाल। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए कई बीजेपी नेता। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग तेज। बीजेपी ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी के माइक बंद करने के आरोप पर भड़के जगदीप धनखड़। बीबीसी ने गैरी लिनेकर को मैच ऑफ द डे से किया निलंबित। यूके सरकार की आलोचना करने पर बीबीसी ने की बड़ी कार्रवाई। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे शराब घोटाले का कविता कनेक्शन की। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और 42 नेता के कविता बुरी तरह से फंस चुकी है। आज के कविता दिल्ली के ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंची। सुबह 11 बजे के कविता को ईडी दफ्तर पहुंचना था, जहां वो पहुंची, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा थे। 42 कार्यकर्ता और समर्थकों ने आज के कविता के पूछताछ को लेकर जमकर विरोध किया। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक पीएम मोदी के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। कई पोस्टर लगाए गए जिसमें पीएम मोदी को रावण दिखाया गया। तो वहीं एक पार्टी मीटिंग में केसीआर ने कहा कि पूछताछ के बाद ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है, पर वो पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या अब अगला नंबर के कविता का है? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। वैसे जब इस केस की शुरुआत हुई थी तो के कविता कोई आरोपी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया तो ये मालूम चला कि साउथ लॉबी, जिसमें 5-7 लोग उसमें शामिल थे, किस तरीके से केजरीवाल के साथ मिलके इन लोगों ने दिल्ली में नई आबकारी नीति, मतलब न्यू एक्साइज पॉलिसी को बनाने में, उसको ट्विस्ट करने में, उसको ट्वीक करने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई नहीं, बल्कि इस नई आबकारी नीति से इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए और हवाला के जरिए इन लोगों ने पैसे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और उनके चट्टे बट्टों तक पहुंचाने का काम किया। अब कविता मैडम फंसी इसलिए हैं क्योंकि उनके सीए ने सारे राज खोल दिए। उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके जान पहचान के जो लोग हैं, जो साउथ लॉबी के लोग, जो मैनेजर्स थे, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, तो ये सारे लोगों ने कविता का नाम बताया कि वो तो अकेले, भाई दिल्ली में सरकार है, हैदराबाद में बैठा हुआ कोई सीए, हैदराबाद में बैठा हुआ कोई शराब व्यापारी, उसको केजरीवाल क्यों हवा देंगे अनटिल अनलेस कोई बड़ा शख्सियत उसके पीछे खड़ा हो। तो ये सारे राजदार एक एक करके अपने आप जो है सच्चाई को सामने ला रहे हैं। किसी का फोन, किसी का कंप्यूटर, किसी का ईमेल, ये सच उगल रहा है। और जो जानकारी आ रही है कि जो पिता ने कहा है कि आज मेरी बेटी गिरफ्तार हो जाएगी, जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तब तक पूछताछ चली रही है। आशा यही की जा रही है कि कविता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कविता के गिरफ्तारी होने के बाद जो तलवार लटक रही है जिस बड़े नाम की, जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो है अरविंद केजरीवाल। जी, अब बात लैंड फॉर जॉब घोटाले की, जिसपे जांच तेजी से की जा रही है और जांच की आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच चुकी है। लालू यादव, राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी यादव की बारी आई है, जिनसे पूछताछ के लिए सीबीआई ने तेजस्वी को समन भी किया था, पर तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने आज पेश नहीं हुए। पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दे दिया।
गया। कल तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी रेड के दौरान बताया जा रहा है कि तेजस्वी की पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गई। 12 घंटे की पूछताछ के बाद बीपी की वजह से बेहोश भी हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पत्नी के स्वास्थ्य के वजह से ही आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हो पाए तेजस्वी यादव। कब तक बचेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, बचना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है और गिरफ्तारी के डर से ही लग रहा है। ये भागम भाग चल रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर, आरजेडी के लीडर और तमाम लोग वो जो डिफेंस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, लालू यादव की उम्र बहुत हो गई है, अभी ऑपरेशन हुआ है, बीबी प्रेग्नेंट है, तो वो तबीयत खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, एक मजाक चल रहा है। घर के अंदर जो कल छापेमारी हुई है उसमें करीब 2 केजी सोना निकला है। 2 केजी सोना का बाजार में क्या कीमत होती है, इधर पता कर लीजिए। 53 लाख रुपए कैश मिले हैं, फॉरेन करेंसी मिली है। छोड़ दिया जाए किस बात के लिए? बस इसलिए कि आप डिप्टी सीएम हैं। इस बात के लिए लालू प्रसाद यादव क्या आप सुपुत्र हैं? ये क्या नैरेटिव विपक्ष लाना चाह रहा है कि हम चोरी करेंगे और हमारे को कार्रवाई हो तो हम सरकार को घेरेंगे, ईडी को गालियां देंगे, सीबीआई को गालियां देंगे कि भाई सिर्फ विपक्ष के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? 10 साल यूपीए की सरकार थी, कभी किसी की पकड़ धकड़ तो नहीं हुई। तब तो आप भी जो अपने अपोनेंट्स होते थे उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। भाई कैसे भूल जाएं? अभी जेडीयू इनके गोद में बैठी हुई है, लेकिन इनके जेडीयू के अब तक के सबसे बड़े लीडर जॉर्ज फर्नांडिस, उनके ऊपर ये सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि कफन चोर है ये, ताबूत घोटाला। सीबीआई लगाई, सब कुछ लगाया, इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला, कुछ साबित हुआ? सरकार आपकी, एजेंसी आपका, सब कुछ जांच के बाद कोर्ट के अंदर उठा करके उस कागज को डस्टबिन में डाल दिया। एक हियरिंग में मामला खत्म हो गया। जिन नेताओं को यह लगता है कि एजेंसियां उनके खिलाफ जबरदस्ती कोई काम कर रही है, पॉलिटिकल मोटिव से बदले की कार्रवाई की जा रही है, कोर्ट है ना भाई, कोर्ट से आपको राहत मिल जाएगी, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को मिला, जैसे तमाम बड़े बड़े लीडर्स को मिला। ये घोटाला तो हुआ है, सबूत है। और इतने सारे पैसे जो निकल रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? क्या काम करते हो? क्या धंधा है? क्या बिजनेस है? कौन सी इंडस्ट्री चलाते हो? ये करोड़ों अरबों की संपत्ति कहां से अचानक से लालू प्रसाद यादव कमा लिए? अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है तो कहां से आया ये पैसा? इन सब सवालों को तो जवाब देना पड़ेगा। और रही बात राजनीति की, अगर राजनीति ही करनी है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए तेजस्वी यादव से कि जिन लोगों ने इस केस को सबसे पहले उठाया, जिसने शिकायत दर्ज कराई, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर शिवानंद तिवारी, उनके गोद में आप क्यों बैठे हुए हो? क्यों उनके साथ गठबंधन है और एक तो आपकी पार्टी में ही है? तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि चित भी मेरा, पट भी मेरा, अरा भी मेरा, खड़ा भी मेरा। इम्पॉसिबल। कानून अपना काम करेगा और अगर आपने गलती की है तो आपको सजा भी मिलेगी। जी, अब बात राजस्थान की, जहां बीजेपी ने वीरांगनाओं और बीजेपी नेताओं के अपमान पर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान में पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं का आंदोलन सियासी मुद्दा बन गया है। वीरांगनाओं के समर्थन में बीजेपी ने एकजुटता दिखाते हुए जयपुर में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगा। धक्का मुक्की में किरोड़ी लाल मीणा घायल हो गए, जिन्हें जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद बीजेपी ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। आज जमकर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया, जिसमें कई नेताओं को आज फिर हिरासत में लिया गया। राजस्थान पुलिस का यह कैसा व्यवहार है? भाई, पुलिस कार्रवाई तो वो तो समझ ही भी नहीं आ रहा है। फॉर गॉड सेक, वो सब मार्टायर के परिवार के लोग हैं, आप इस तरह से कैसे बर्ताव कर सकते हैं? लेकिन एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। पुलिस वाले तो बिना पॉलिटिकल आदेश के, बिना मुख्यमंत्री के आदेश के इस तरह से काम तो करेंगे नहीं। और इसी को कहते हैं कि आ बैल मुझे मार।
क्यों? नजदीक में चुनाव है, चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले आप इस तरह का मुद्दा उठाएंगे, वो भी शहीदों के परिवार के साथ। पूरे राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो गांव गांव में आपको शहीदों की मूर्तियां मिलेगी। राजस्थान के नौजवानों ने देश के लिए बहुत कुर्बानी की है। मैं तो अक्सर जाता हूं, अक्सर हर जगह मुझे नजर आता है। आप ये झुंझुनू चले जाएं, आप सीकर चले जाएं, हर तरफ आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। और आपने इस तरह की कार्रवाई करके बीजेपी को मौका खुद दिया। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है। शहीदों से, सेना से, देश के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वर्दी से, अचानक से कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? दिमाग में क्या कीड़ा घुस गया, कोई वायरस घुस गया है कि इनका अपमान करना वो राजनीति का एक तरीका इन लोगों ने बना लिया है। राहुल गांधी तो करते ही हैं। कम से कम गहलोत साहब इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनसे तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गलती हो गई। अब ये जो गलती है ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। गहलोत साहब की सरकार वैसे भी बड़ी अनपॉपुलर चल रही है और ऊपर से इसमें इसको कहते हैं आग में घी का काम, ये काम इन्होंने कर दिया है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इस मौका को तो कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए आंदोलन वहां पे तेज हो रहा है। जी, अब बात राहुल गांधी की, जो अपने झूठे बयानों और आरोपों पर बुरे तरह से घिर चुके हैं। साथ ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग भी तेजी से उठ रही है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर संसदीय समिति के समक्ष अपना बयान दर्ज करा दिया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त करने की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी के संसद में माइक बंद करने के बयान पर अब देश का राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। राहुल गांधी के इस आरोप पर अब जगदीप धनखड़ भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस मुद्दे पर चुप रहता हूं तो संविधान का गलत पक्ष बनूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। बार बार राहुल गांधी जिस तरह से झूठे आरोप लगाते हैं, बयान देते हैं, तो क्या सही वक्त आ गया है एक्शन लेने का? देखिए, एक्शन हो ना हो ये तो कानून के हिसाब से तय होगा, लेकिन अगली बार जब वो संसद के अंदर पहुंचे, लोकसभा के अंदर, स्पीकर साहब को जरूर उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि ये बताओ कि कब तुम्हारे माइक को ऑफ किया गया और ये बताओ कब तुम्हें ये कहा गया कि आप फला फला मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। और ये भी उनको बताना चाहिए कि ये अपने आप को डेमोक्रेसी के इतने बड़े योद्धा समझने वाले राहुल गांधी को कि ये पार्लियामेंट कितने दिन आते हैं, 15% भी अटेंडेंस नहीं है। ये तमाशा करने के लिए इनको विदेश में चाइनीज एजेंट की तरह बकवास करने में इनको मजा आ रहा है, लेकिन सच का सामना करने में ये इतना घबराते हैं कि ये जाएंगे नहीं। सवाल पूछा जाएगा, वॉकआउट कर जाएगी कांग्रेस पार्टी। उसके लिए स्ट्रेटजी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लोग इतने कायरतापूर्ण तरीके से पार्लियामेंट में बर्ताव कर रहे हैं। वैसे कौन सी चीज है जिसमें सरकार ने कहा कि इस पर बहस नहीं होगी? आप बहस भी करते हो, कोर्ट भी चले जाते हो, कोर्ट में आपको जो है लताड़ पड़ती है तो वापस सड़क पे आ जाते हो, सड़क पे आपको समर्थन नहीं मिलता है, चुनाव हार जाते हो तो वापस फिर पार्लियामेंट में आते हो। ये इस तरह का आप हर चीज के ऊपर राजनीतिक फायदा करने के लिए, चीजों को डिस्कस डिबेट करने के लिए नहीं। अगर आपको किसी मुद्दे के ऊपर डिबेट डिस्कशन करना है तो मैंने तो नहीं देखा कि आज तक सरकार किसी मुद्दे पे बहस से भागी हो। और अगर आपको बहस करना है तो कोर्ट जाना बंद कीजिए। आप ऐसा नहीं होगा कि मसला आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में भी उधर बहस चल रहा है और सब जुडिस मसले के ऊपर आप पार्लियामेंट के अंदर में बहस करें। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई आप इस तरीके से गैर जिम्मेदार तरीके से जाकर के कहें कि भाई पार्लियामेंट खत्म हो गया, जुडिशरी खत्म हो गई, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ये सब कुछ खत्म हो गया। जीवित सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और जीवित सिर्फ राहुल गांधी है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। ये देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना राहुल गांधी तेज अपने आप को समझते हैं। दिक्कत क्या है, राहुल गांधी कुछ वामपंथियों के चक्कर में वो फंस गए हैं।
वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड रिटर्न एसी कमरे में बैठ करके चीज़ों को इमेजिन करने वाले वामपंथियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसका फायदा न चुनाव में होना है, न कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए कोई लाभदायक चीज होगी। जी, आज की आखिरी खबर में बात बीबीसी की बड़ी कार्रवाई की। यूके सरकार की नई असाइलम नीति की आलोचना करना इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर गैरी लिनेकर को महंगा पड़ गया है। बीबीसी ने गैरी लिनेकर को अपने शो मैच ऑफ द डे से निलंबित कर दिया। बीबीसी ने दावा किया कि पूर्व फुटबॉलर को पार्टी के राजनीतिक मुद्दों या राजनीतिक विवादों पर पक्ष नहीं लेने के लिए कहा गया था और जब तक लिनेकर के सोशल मीडिया के उपयोग पर स्पष्ट स्थिति नहीं हो जाती तब तक वो बीबीसी पर खेल कवरेज का नेतृत्व नहीं करेंगे। आखिर बीबीसी ने ये एक्शन क्यों लिया? देखिए, ये गैरी लिनेकर जैसे फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड के कप्तान भी रहे। लैटिन अमेरिका में जिस तरीके से आप पेले और मैराडोना को जानते हैं, तो यूरोप में गैरी लिनेकर का नाम उसी स्तर पे है। बीबीसी पे एक प्रोग्राम कर रहे थे और एक नई जो सुनक साहब की तरफ से एक नई नीति आई है असाइलम के ऊपर। असाइलम क्या होता है? इलीगल तरीके से घुस जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। तो वहां पे तो डेमोक्रेसी बहुत है। राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए इस खबर के ऊपर। तो कई सारे देशों में ये दिक्कत हो रही है कि जहां तहां से लोग या खास करके मुस्लिम माइग्रेंट्स जो है वो आ जाते हैं और फिर जो सरकार कह रही है कि पर डे 7 मिलियन पाउंड्स खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उनको रहने की जगह, उसको सुविधा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको करना पड़ता है। तो ये जो पुरानी असाइलम नीति थी कि कोई आ जाओ, कोई भी रह लो, कुछ भी कर लो, उसमें बदलाव, मतलब दे आर गेटिंग कॉन्शियस। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, जैसे हम लोग एनआरसी लेकर के आ रहे हैं कि धर्मशाला नहीं है हिंदुस्तान कि कोई भी कहीं से घुस आए और उसको हम मेहमान बना ले। तो वहां पे सुनक साहब भी इस तरह की नीति लेकर के आ रहे हैं कि भाई असाइलम को ऐसा नहीं है कि बोर्ड, अच्छा वहां हो क्या रहा है कि इंग्लिश चैनल से जो है बोट, छोटे छोटे बोट्स पे चले आते हैं और वहां कहते भाई असाइलम सीकर हैं हम। अब वहां पे वहां की जो इंचार्ज है, जो मिनिस्टर है, उसने एक वीडियो डाला। इनके ऊपर इनका कमेंट आ गया कि ये बहुत पैथेटिक है, ये ठीक बात नहीं है। तो क्या हुआ? तो बीबीसी वालों ने कहा कि भाई आपसे जो आप एंकर करते हैं जिस प्रोग्राम में, उसको बाहर कीजिए। सेंसरशिप लगा दी गई भाई कि किसी भी कीमत पर आप सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, सरकार की नीतियों का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते और इसीलिए आपको बाहर किया जाता है। अब यहां 2 पॉइंट, अगर ये काम बीबीसी के प्रोग्राम के दौरान उन्होंने किया होता तो बात कुछ समझ में भी आती, इसलिए उन्होंने ट्विटर पे किया और इसके लिए सजा मिल गई। अब ये कहानी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी को ये समझाना जरूरी है। ये बीबीसी के ऊपर जो देश, कहां ये लेफ्ट कबाल, ये दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बहुत छाती पीट रहा था कि हाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच सब जो है बाध्य कर दिया गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। और ये बीबीसी जिसके लिए लड़ रहे थे, बीबीसी का जो ओरिजिनल जो पैतृक जगह है वहीं पे ये काम हो रहा है। कोई लिखा, किसी ने सुना, आपने कहीं कोई ट्वीट देखा? कोई नहीं करेगा। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि बीबीसी के इस स्टैंड के ऊपर क्या राय है और ये क्यों? क्योंकि ये सब धंधेबाजी में लगे हुए हैं, ये सब धंधेबाजी में लगे हुए हैं। बीबीसी के पास पैसे नहीं है। इंग्लैंड की सरकार अगर पैसे देना बंद कर दे, बीबीसी बंद हो जाए, सारा पैसा इनको जो वर्ल्ड सर्विस है उससे आता है तो अलग वो कहानी है। लेकिन ये कहां है दलाल पत्रकारों का जत्था बीबीसी के लिए लड़ रहे थे कि जैसे बीबीसी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई एपिटोम हो। अपने ही एंकर को सरकार की नीतियों के खिलाफ जाने के ऊपर आप जो है बैन कर रहे हो और ऐसा वैसा एंकर नहीं, एक वर्ल्ड आइकन
उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया जी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।